नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत फंडामेंटल रीजन्स का स्वागत करता हूं। एग्रोनॉमी की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग या वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी फार्मिंग। ये एक नई तकनीकी है खेती करने की जो पूर्णतः तकनीकों पर आधारित है, जहां हम मृदा की जो वेरिएबिलिटी है, विविधता है, चाहे वो समय की हो या स्थान विशेष की हो, उस विविधता के साथ हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। उन विविधताओं के आधार पर ही हम कृषि क्रियाएं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ती है और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरमेंट क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है। तो ये बहुत ही नया टर्म है और जो कि डेवलप कंट्रीज में अब चालू हो चुका है और धीरे धीरे उसकी विकास की संभावनाएं या अपॉर्चुनिटी जो अवसर हैं वो हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट्स जो हैं एग्रीकल्चर के, वहां इसको फॉलो किया जा सकता है। तो ये बात करते हैं प्रीसीजन एग्रीकल्चर के बारे में। The application of principle and technology to manage spatial and temporal variability associated with the all aspect of agriculture production for the future of improving crop performance and environmental quality। सीधी सी बात है, जो भी हमारी तकनीकी हैं और सिद्धांत है उनको किस प्रकार से देखना है, स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी के आधार पर। ये जो विविधता है, समय और स्थान की विविधता के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपनी कृषि तकनीकों को और सिद्धांतों का पालन करते हुए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा क्रॉप परफॉर्मेंस सुधरता है और इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो है वो हमारी इंप्रूव होती है। बात समझे कि नहीं? क्या करना है कि जो वेरिएबिलिटी है, चाहे वो स्थान विशेष की हो या समय की हो, उसके आधार पर हमें कृषि क्रियाएं करना है, जिससे क्या होगा, हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमारी जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्या है, देखिए, जैसे कि पहले जो हमारे बैकग्राउंड की बात करें कि हमारे देश में कैसे खेती होती थी, कि ना किसी विविधता का ध्यान रखा जाता, ना किसी दूसरी चीजों का ध्यान रखा जाता था। हम चाहे वाटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, चाहे न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन कर रहे हैं या हर्बिसाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम इंटायर फील्ड पर करते थे, जिससे क्या होता था, न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती थी या न्यूट्रिएंट हमारा कम रह जाता था। तो जो पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व चाहिए या उचित मात्रा में पानी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता था, जिससे कि जो हमारी उत्पादन क्षमता थी, वो पोटेंशियल हमें नहीं मिल पाता था, जिससे हम अधिक उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। वर्तमान समय में जो तकनीकी आई है वो क्या बता रही है, सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जो वेरिएबिलिटी है उसको ओवरकम किया जाए। जो वेरिएबिलिटी है, साइट स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी है, जो स्थान विशेष की विविधता है, उस विविधता का हमें उपयोग करके कृषि क्रियाओं को करना है। वो किसके द्वारा करेंगे? रिमोट सेंसिंग है, दूसरा जीआईएस है, जीपीएस है। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डिजिटल फोटोग्राफी टू असेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द फील्ड। हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या करते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं। मतलब क्या हुआ, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, बिना किसी भौतिक संपर्क के सूचना को डिजिटल फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। उसके द्वारा हम जब डिजिटल पिक्चर निकालते हैं और उस डिजिटल पिक्चर का एक इंफॉर्मेशन हो गया, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालिसिस करते हैं फील्ड मॉनिटर्स के द्वारा, सेंसर्स के द्वारा हम उसका एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण के ही आधार पर हम क्या निकालते हैं, वेरिएबिलिटी को ज्ञात करते हैं और उस वेरिएबिलिटी का उपयोग हम फील्ड कंडीशन में करते हैं। Concept of precision agriculture based on the information technology has been bringing agriculture into the digital and information age। हमें करना कुछ नहीं है, बस हमको जो वेरिएबिलिटी है उस वेरिएबिलिटी का पता लगाना है, किसके द्वारा, जीआईएस के द्वारा, जीपीएस के द्वारा, रिमोट सेंसिंग के द्वारा, और उसका एनालिसिस करके हमें फिर कृषि क्रियाओं को करना है। अगर हम एलिमेंट की बात करें कि प्रिसीजन फार्मिंग के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो पहला है इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हमें इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि सूचना क्या है। पहली है क्रॉप रिलेटेड, फसल हमारी कौन सी है, प्रीवियस ईयर में कौन सी फसल बोई गई थी, उसका जो है प्रोडक्शन कितना हुआ था, ठीक है कि नहीं, आगे कौन सी फसल बोई जानी है, वर्तमान समय में कौन सी फसल है, इन फसल की हमें क्या करना है, हिस्ट्री जाननी है। दूसरा क्या है, सॉइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मृदा कैसी है, किस प्रकार की है, उसका पीएच क्या है, उसका जो है सीईसी क्या है, इसका जो है न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, उसका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारी जलवायु क्या है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना रहता है,
और जो है ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा की गति क्या रहती है, ये इंफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद तकनीकी तो आपको पता ही है, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, जीपीएस है, ये तकनीकें हैं। मैनेजमेंट सीधी सी बात है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है और तकनीक है, उस इंफॉर्मेशन और तकनीक को सम्मिलित रूप से उसको मैनेज करना है, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिंसिपल्स पहला क्या है, अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस। हमें समय और स्थान की विविधता को ध्यान में रखना है, उसी को ध्यान में रखकर ही कृषि क्रियाएं करनी है। दूसरा है टाइम कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस। हमें जो भी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास समय रहते में क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है। जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग के द्वारा इनका उपयोग करके हमें डाटा को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसका एनालिसिस करके हमें अपने प्रोडक्शन में यूज करना है। अगला क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी विद द साइट स्पेसिफिक एग्रोनॉमिक रिकमेंडेशन। जो भी हमारी साइट स्पेसिफिक, स्थान विशेष के आधार पर रिकमेंडेशन है, वेरिएबिलिटी के आधार पर उसको मैनेज करना है। कहीं न्यूट्रिएंट की कमी है, कहीं पानी की कमी है, कहीं मृदा सुधार की आवश्यकता है, तो उस वेरिएबिलिटी के आधार पर ही हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी फील्ड पर हमने जो है मृदा सुधारक डाल रखा है, पूरी फील्ड पर हमने इरिगेशन कर रखा है, पूरी फील्ड पे हमने जो है न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन कर रखा है। ऐसा नहीं करना है, वेरिएबिलिटी के आधार पर करना है, समय और स्थान की विविधता को ध्यान में रखकर ही कृषि क्रियाओं को करना है। ऐसा नहीं कि घर में एक को बुखार आया सबको पैरासीटामोल थमा दिया, घर में एक का सिर दर्द हो रहा है सबको डिस्प्रिन, क्रोसिन या सेराडोन थमा दी, ऐसा नहीं करना है। जिसको सर दर्द हो रहा है उसको दवा देते ना, उसी प्रकार से प्रीसीजन एग्रीकल्चर या प्रीसीजन फार्मिंग में हम उसी पौधे को ट्रीटमेंट देते हैं जिस पौधे में बीमारी लगी होती है, जिस पौधे में इंसेक्ट लगा होता है, उसी पौधे को हम जो है ट्रीट करते हैं, उसी पौधे को हम बाहर निकालते हैं, उसी पौधे को पानी देते हैं जिस पौधे में पानी की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। एंटायर फील्ड पर हम पानी नहीं देते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एडॉप्शन ऑफ प्रीसीजन फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में क्या क्या अवसर हैं प्रीसीजन फार्मिंग को अपनाने के। तो आपको बता दें सीधी सी बात, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इस चीज को अपनाया जा रहा है। आपका यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एडॉप्टेड, यहाँ इसको सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। अगर हम बात करें अपने देश की तो सीधी सी बात है, इसका इकोनॉमी पुअर है और लैंड होल्डिंग्स धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जिसके चलते इसको नहीं अपनाया जा सकता। क्योंकि जिसके पास 2 बीघे जमीन है वो क्या ट्रैक्टर लेगा, जिसका 2 बीघे 4 बीघे जमीन है वो क्या जो है किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा जो बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव है, नहीं करेगा ना। हाँ, एक चीज और है, 57% लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया लेस देन 1 हेक्टेयर, जनरली प्रैक्टिस इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। भारत की जो कुल जनसंख्या उसका 57% जो लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है, जो कि परसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, जीवन निर्वाह खेती कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन चला रहे हैं बस। तो उस दशा में हम एग्रीकल्चर में नई तकनीक का उपयोग करें, प्रिसीजन फार्मिंग का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी डिवाइन फार्मिंग करें, ऐसा संभव नहीं है। बट कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, जहां पर प्रीसीजन फार्मिंग को अपनाया जा सकता है। 20% एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स 4 हेक्टेयर आर मोर, जो 20% एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स है वो 4 हेक्टेयर से ज्यादा या उससे भी अधिक है, उसको अगर देखा जाए तो हम 20 हेक्टेयर तक कर सकते हैं। और क्या है, इंडोगंगेटिक प्लांट्स गुड स्कोप, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अच्छा स्कोप है क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज स्केल पर राइस एंड व्हीट उगाते हैं। तो किसी बृहद क्षेत्र पर हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका स्कोप है। अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिसेस की तो कौन कौन से प्रैक्टिस है। पहला क्या है, टिलेज। टिलेज में हम जो है रिड्यूस टिलेज अपनाते हैं, जीरो टिलेज है। टिलेज का ऐसा उपयोग करते हैं जिससे कम से कम हमें टिलेज करना पड़े और भूमि की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो जाए। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम सॉइल टेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, मृदा परीक्षण के आधार पर ही, वेरिएबिलिटी के आधार पर ही हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी वेरिएबिलिटी के ही हम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन नहीं देते हैं। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं, जहां कहीं भी न्यूट्रिएंट की कमी है वहीं पर हम न्यूट्रिएंट देते हैं, अन्यथा इंटायर फील्ड पर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे। चाहे वो ऑर्गेनिक के द्वारा दें या इनऑर्गेनिक के द्वारा दें या दोनों को हम मिला कर दें, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करना है, INM को अपनाना है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना है। इसके बाद बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो जल प्रबंधन भी हमें कैसे करना है। अदरवाइज
हम जो कैनाल से दे रहे हैं या हम जो है ट्यूबवेल से दे रहे हैं, बोरवेल से दे रहे हैं या हम नहर से दे रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है आवश्यकता से अधिक जल नहीं देना है। आवश्यकता से अधिक हम जल देंगे तो क्या होगा, वो हमारी फसलों पर हानिकारक प्रभाव दिखाएगा, और आवश्यकता से अधिक जल है तो उसे हमें सफलतापूर्वक जो है खेत से बाहर निकालना भी आवश्यक है। ठीक है कि नहीं। अगला है हमारा वीड मैनेजमेंट। खरपतवार प्रबंधन एक बहुत आवश्यक बिंदु होता है, क्योंकि खरपतवार क्या होते हैं, हमारी फसलों से जो न्यूट्रिएंट है, लाइट है, स्पेस है, वाटर है, इसके लिए कंपटीशन करते हैं। तो इसका हमें क्रिटिकल पीरियड पर, हमें ऐसी अवस्था जहां पर हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वहां पर इसका प्रबंधन करना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को अपनाकर, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट को अपनाकर हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। इंटायर फील्ड पर हमें एप्लीकेशन नहीं करना है, जिस पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज्यादा खरपतवार हैं वहीं पर इसका उपयोग करना है। इसके बाद बात करते हैं इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की। तो कीट एवं बीमारियों का प्रबंधन भी हमें INM के द्वारा करना है। पर्टिकुलर फील्ड में ही जहां पर स्पॉट हो, जहां पर कीट है, बीमारी लगी है, उसी को हमें ट्रीट करना है, इंटायर फील्ड पर एप्लीकेशन नहीं करना। वेरिएबिलिटी को ध्यान देना है। मुख्य जो चीज है प्रीसीजन फार्मिंग में वो वेरिएबिलिटी है, चाहे वो स्थान और समय की हो। दोनों विविधताओं के आधार पर हमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करना है, अन्यथा हमें इंटायर फील्ड पर कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। अगर हम बात करें लास्ट में इसके एडवांटेज की, तो क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट। सीधी सी बात है, वेरिएबिलिटी के आधार पर हम कर रहे हैं तो हमारा इनपुट कॉस्ट भी अधिक कम होगा, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो भी हमारा कम होगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी के आधार पर है। फर्टिलाइजर कम दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड कम दे रहे हैं, हर्बिसाइड कम दे रहे हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ क्या होगा, इंक्रीज इनपुट यूज इफिशियंसी। जो हमारा पर इकाई इनपुट होगा उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। बात समझेगी नहीं, क्योंकि क्या है, सीधा सीधा हम वेरिएबिलिटी को ट्रैक कर रहे हैं और वेरिएबिलिटी के आधार पर हम इनपुट दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारा लॉस कम होगा। इसके बाद डिक्रीज पोल्यूशन। अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल चाहे फर्टिलाइजर हो या इंसेक्टिसाइड हो या हर्बिसाइड हो, उस केमिकल के द्वारा क्या होगा, पोल्यूशन होता है। नाइट्रोजन का लीच कर जाता है। अगर एक्सेस नाइट्रोजन देंगे तो क्या करेगा, नाइट्रेट फॉर्म में लीच कर जाएगा न्यूट्रिएंट, वो या ऊपर चला जाएगा, वोलेटाइज हो जाएगा, तो वो पोल्यूशन करेगा। लेकिन जब हम उसको संतुलित मात्रा में देंगे तो वो पोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस केमिकल डोजेस। जो केमिकल डोज होती है, रसायन की मात्रा होती है, उसमें कमी आती है। क्यों, वेरिएबिलिटी के आधार पर हम दे रहे हैं, इंटायर फील्ड पर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद क्या, रिड्यूस एप्लीकेशन ऑफ वाटर, रिड्यूस लीचिंग। हम यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं। तो माइक्रो स्प्रिंकलर में हम रूट जोन में ही पानी देते हैं, जिससे क्या होगा, जो लीचिंग है वो हमारा नहीं होता है। ठीक है नहीं, तो उससे पानी की भी बचत होती है। लास्ट में क्या है, जब हम पानी जो है स्प्रिंकलर और उसके द्वारा दे रहे हैं, ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं, तो वहां पर रन ऑफ होता ही नहीं है। जब रन ऑफ नहीं होगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और सेडिमेंटेशन भी हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा टोटल है प्रिसीजन फार्मिंग एंड वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। तो जो मुख्य चीज है यहाँ पर ध्यान देने की, वो ये है समय और स्थान की विविधता, जो वेरिएबिलिटी है, इस पे हमें मेन फोकस करना है। इसकी विविधता के आधार पर ही हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करना है। और क्या है, सूचना, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो फसल से संबंधित हो, सॉइल से संबंधित हो या क्लाइमेट से संबंधित हो, और तकनीकी का प्रबंधन करना है आसानी से हमें। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है रेनफेड फार्मिंग में। और आप लोगों को बताएं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। एक और बात आपसे है कि अगर कोई आपका सुझाव है, कोई आपका प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पढ़ने की, आपके कमेंट का जवाब देने की। और ध्यान देना है कि आपका कमेंट जरूर आना चाहिए, अच्छा या बुरा जैसा भी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।